हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जो 8 तारीख को सीटेट लेवल 2 का जो पेपर हुआ है, उस पेपर में गणित के जो क्वेश्चन आए हैं मॉर्निंग शिफ्ट में, उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। उनमें एक संख्या -5/2 है, तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम अक्ष है, तो 8x + 2 से 1/4 का मान क्या होगा। तो देखो, दो संख्या का गुणनफल 40/3 है, उनमें एक संख्या -5/2 दे रखी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इसको गुणा कर दो 2/5 से, 2/5 से गुणा कर दो। ऐसे किया, देखो संख्या ए और बी मान ली, -40/3 लिख दिया, उनमें ए का मान हो गया -5/2, तो उस पक्ष में जाएंगे -2/5 हो जाएगा। तो यहाँ से मान के क्या बनने वाला है 16/3। और यहाँ क्या पूछा है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम अक्ष है, दूसरी संख्या का व्युत्क्रम अक्ष है, तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा 3/16। ये किसका मान होगा अक्ष का, ये मान यहाँ रखेंगे, तो 8 अक्ष में रखेंगे तो कितना बनेगा 3/2 प्लस ये देखो, इसको गुणा करें 4 दूनी 8, 9/4। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूँ मैं, नीचे वाले हर को समान बनाने के लिए 2 से गुणा कर दूँ, तो ऊपर कितना आ जाएगा 6 और ये यहाँ से 9, 15/4। और 15/4 का मतलब होता है 3 सही 3/4। अगला, वन ऑफ द फैक्टर्स, ये जो हमारे सामने बहुपद लिखा हुआ है, 2 घात का बहुपद, इसमें इसका हमें क्या पूछा है, इसके गुणनखंड पूछे हैं क्या होंगे। तो देखो, इसमें दो चर हैं, अगर एक चर y को हम शून्य मान लें, देखो ऑप्शन में ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, ऑप्शन भी सारे डिफरेंट बन रहे हैं, तो हम एक चर को शून्य मान लेंगे, तो ये शून्य, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हमारे पास ये पोलिनोमियल क्या बचेगा 4x² -10x -14। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² -5x -7। अब गुणा करने पर तो आने चाहिए अपने पास कितने, माइनस के साथ, और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए -5। तो इस -7 और +2, -7 +2, तो अक्ष के मान -7, देखो उसके गुणा में 2 है, तो बट्टे में 2 का भाग, उत्तर तो बनने वाला है 7। तो एक तो ये होने वाला माइनस वाला, इसका मतलब अक्ष का मान 7/2 बनने वाला है। जिस ऑप्शन में अक्ष का मान 7/2 बन रहा है वो ऑप्शन होने वाला है। तो ऑप्शन कौन से आने वाला है, ये वाला ऑप्शन। एक अक्ष का मान क्या बनेगा, एक अक्ष का मान देखो 7 और 2 आई, तो उसके ऊपर माइनस लगा दो, और 2 आया तो 2 का भाग दे दो, क्योंकि अक्ष स्क्वायर गुणा कितना 2, तो यहाँ -1। क्या किसी का -1 बन रहा है क्या, -1 नहीं बन रहा, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, उत्तर नंबर 3। अगला क्वेश्चन, जो परीक्षण विद्यार्थियों के एक विशिष्ट समूह के सदस्यों के सापेक्ष प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हैं, वे कहलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मानक संदर्भित परीक्षण कहते हैं, नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट कहते हैं, जो कि विद्यार्थियों के विशिष्ट समूह के सापेक्ष प्रदर्शन की जानकारी देते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा है, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, सत्य कथनों के बारे में पूछा है। कोई भी संख्या कभी भी अपने वर्ग से बड़ी नहीं होती है, कोई भी संख्या कभी भी अपने वर्ग से बड़ी नहीं होती है, अपने वर्ग से बड़ी। तो कोई भी संख्या हम 2 माने, उसका वर्ग करें, 2 का वर्ग 4 आएगा, तो वर्ग से बड़ी नहीं है। और हमें पूछे कभी भी अपने वर्ग से, कभी भी, तो देखो कभी भी अपने वर्ग से बड़ी नहीं होती है। अगर इसको 1 माने, 1 का वर्ग
ये दोनों बराबर आ रहे हैं, संख्या और वर्ग एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, तो बड़े भी नहीं आ रहे, तो ये उत्तर, ये पहला ऑप्शन सही है, ये नंबर सही है। सभी ऋणात्मक संख्याएं अपने घनों से बड़ी होती है, सभी ऋणात्मक संख्याएं अपने घनों से बड़ी होती हैं। तो मैं ऋणात्मक संख्या कोई मान लूँ, जैसे -1 मान लूँ, उसको इसका -1 का घन करूँ तो कितना आएगा -1। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? ये कह रहे हैं हमेशा सभी ऋणात्मक संख्याएं अपने घनों से बड़ी होती है, तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गया। कोई संख्या अपने घन से कभी बड़ी कभी नहीं होती है, कोई संख्या अपने घन से बड़ी कभी नहीं होती है। कोई ऋणात्मक संख्या ले लो, आप 2 ले लो और उसका घन करो, -8, और संख्या की थी -2, ये तो बड़ी है, क्या है, बड़ी है, तो ये भी कथन क्या हो गया, गलत। किसी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता। कोई अभाज्य संख्या 2 है, जैसे 3 है, इनका वर्गमूल लें, ये परिमेय संख्या नहीं होती है, बात सही है, ये अपरिमेय संख्या होती है, तो ये कथन भी सत्य। इसका मतलब AOD कथन सत्य। AOD कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके बोनस में जाने वाला है, बोनस में जाने वाला है, क्योंकि यहाँ केवल D वाला कथन दे रखा है, सत्य वाला, तो AOD वाला ये आपके बोनस में जाने वाला है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन में हमें AOD दो बिंदु रेखाखंड BC के एक की ओर स्थित है, रेखाखंड BC के एक की ओर स्थित है, इस प्रकार है कि AB बराबर 5 है, AB बराबर क्या है, 5 है, AB बराबर 5 है, AC बराबर, ये AC बराबर 8 है, BC बराबर 4 है, BD बराबर 8 दे रखा है, BD 8 दे रखा है, ये D बिंदु यहाँ मान लेता हूँ मैं, तो BD बराबर कितना दे रखा, 8, CD 5, तो CD कितना हो गया, 5, तो ये कितना बचा, 3, ये कितना बचा, 3। तो देखो बड़े वाले त्रिभुज में भुजाएं हो गई, देखो बड़े वाले त्रिभुज में भुजाएं हो गई, कौन सा त्रिभुज, ABC में भुजाएं क्या क्या हो गई, एक तो हो गई 4, एक 5 और एक 8। और देखो एक त्रिभुज जिसकी बात कर रहा ऑप्शनों में वो है त्रिभुज DBC। कौन सा त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज DBC त्रिभुज की बात है, उनकी भुजाएं देखो, ये वाला त्रिभुज है DBC। कौन सा त्रिभुज है DBC, ये वाला DBC। इसमें भी भुजाएं क्या है, इसमें भुजाएं कौन सी भुजाएं हैं, 4, 5 और 8। मतलब एक त्रिभुज की 3 भुजाएं अन्य त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वाक्षम। क्या हो जाएंगे, सर्वाक्षम। और किस नियम से हो जाएंगे, ट्रिपल एस नियम से। किस नियम से हो जाएंगे, ट्रिपल एस नियम से। तो देखो अब देखो दो अपने पास सर्वाक्षम हो रहे हैं, ट्रिपल एस नियम से भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन है ट्रिपल एस वाले, 3 और 4। अब देखो AB का मान, AB किसके बराबर, इस त्रिभुज के साथ AB DB के बराबर है। AB का मान 5 है, DB का मान कितना है, DB का मान देखो, DB का मान है, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में देखो एक टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है। गणितीय शिक्षण में परियोजना विधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, वो पूछा है। ये क्रियामूलक ज्ञान मतलब करके सीखने पर आधारित विधि है, बात सही है। इस विधि में हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग पर कार्य करती है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता की भूमिका सबसे कम होती है। नहीं, ये बात गलत है, अधिगमकर्ता की भूमिका कम नहीं होती है, ज़्यादा होती है अधिगमकर्ता की, तो ये कथन क्या हो गया, गलत। ये एक ऐसी विधि है जो अधिगमकर्ता को खोजकर्ता में परिवर्तित करती है, खोज करने का गुण में परिवर्तित करती है, तो ये कथन भी क्या हो गया, सत्य। ये हमेशा ऑलवेज निगमनात्मक पर आधारित होती है, डिडक्टिव मेथड, डिडक्शन
सन पर आधारित बेस्ड होती है, नहीं, ये होती है आगमनात्मक पर आधारित होती है, गुणात्मक पर आधारित नहीं होते। तो ऑप्शन कौन से सही हो गए, ए व सी सही होगी। तो ए सी कौन से ऑप्शन में, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन एक टीचिंग मेथड का क्वेश्चन है, नीचे दी गई समस्याओं में कौन सी समस्या की प्रकृति में अंत विषमता इंटरडिसिप्लिनरी कौन से में। दी गई आकृतियों का दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। दी गई आकृतियों में कितनी सममित रेखाएं हैं। आप अपना नाम लिखिए और प्रत्येक अक्षर में जहां संभव हो सममित रेखाएं खींचिए। तो ये इसका क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है। अपना नाम लिख के उसमें सममित रेखाएं कितनी है वो खींचिए, ये इसका क्या होने वाला है, उत्तर। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्याएं 72 से विभाज्य नहीं है। तो हम ये देख लेंगे कौन सी संख्या 72 से विभाज्य है, और कोई संख्या 72 से कब विभाजित होती है, जब वो संख्या 9 से विभाजित हो। तो 9 की विभाजकता का नियम चेक कर लेंगे। तो देखो पहले में 9 की विभाजकता का नियम चेक करें। देखो 9 कैंसिल हो गया, 5 2 7 2 9, इसका मतलब ये इसमें 9 का भाग जाएगा, 9 से ये 9 से विभाज्य होगी। 9 5 4 9 बचे 3, तो इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, उत्तर होने वाला है 2 नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे के ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आधारभूत अवधारणा जैसे आकृति, परिमाप, क्षेत्रफल, बहुभुजों की विशेषताओं के गुण का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री होगी। जैसे जियो बोर्ड है, हेनोई टावर है, 10 ग्राम है, क्यूजनियर रोड्स है। तो इसमें कौन सी होगी, जियो बोर्ड होगा। एक लग गया जियो, इसमें क्या होगा, जियो बोर्ड। आकृति, परिमाप, क्षेत्रफल के बारे में जानने के लिए कौन सा होगा, जियो बोर्ड। अगला क्वेश्चन, a + b का मान हमें दे रखा है 17/6। ए बी का गुणनफल कितना दे रखा है, 2। तो हमें a - b का मान पूछा, a - b का मान क्या होगा। तो देखो a - b का मान पूछा हमें, तो हम ऐसे करते हैं, इस वाले का क्या कर देते हैं, वर्ग। तो a + b का क्या कर देते हैं, दोनों तरफ a + b और इसका दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा a² + b² + 2ab + 2ab का मान 2, मतलब 289/4। अब देखो इसको मैं a² + b² का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 289/4 - 4। अब दोनों तरफ मैं माइनस का 2ab घटा दूँ, दोनों तरफ माइनस का 2ab घटाऊँ तो a का मान 2। तो देखो यहाँ से बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो, यहाँ से 289/4 सॉरी 6 है, 6 है, तो यहाँ 36 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 36, यहाँ आ जाएगा 36। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 8। अब देखो, अब इसको सोल्व करेंगे तो 36 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 288 तो कितना बचेगा, 1/36। तो a - b का मान कितना हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1/6। और a - b का मान पूछा था, कितना आ जाएगा, 1/6। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रचनात्मक आंकलन का लक्ष्य है। आंकलन को अध्यापन का एक हिस्सा बनाना, सही बात है। जो आंकलन है, असेसमेंट है, उसको एक अध्यापन का हिस्सा बनाना, अपनी टीचिंग मेथड का हिस्सा बनाना, सही बात है। बच्चों को श्रेणीबद्ध और उनका स्थान नियोजित करना, ये हमें रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा नहीं है, ये समेटिव असेसमेंट का हिस्सा है। बच्चों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, हाँ, उनको साथ के साथ प्रतिपुष्टि प्रदान करना, उनको फीडबैक प्रदान करना, ये काम FA का है। तो इसमें कौन सा सही हो गया, A व C सही हो गया। अगला क्वेश्चन में हमें पूछा है, निम्न आंकड़ों के लिए पाई चार्ट बनाया जाता है, तो तृतीय खंडों के केंद्रीय कोण में क्या अंतर है, मार्च और जनवरी
में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को दर्शाता है। मार्च और ये जनवरी और मार्च में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, यहाँ से अंतर हो गया 340। तो हम केंद्रीय कोण ऐसे ही ज्ञात करते हैं 340 बट्टे कुल कितने हैं, तो इनको ऐड करेंगे 500, 700, 840, 750, 890, 820 को ऐड करेंगे, ये आएगा 4500। और हमें क्या निकालना था, केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए किससे गुणा कर देंगे 360 से। तो देखो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, 9 चौक 36, 9 पंजो 45, 9 पंजो 45। अब देखो इसको 4 से गुणा कर देंगे, 4 तिये 12, 4 चौक, इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 27.2 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एक तरणताल की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, गहराई 4 है। इस फर्श तथा इसके दीवार पर, फर्श और दीवार पर 42 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने की लागत क्या होगी, प्लास्टर कराने की लागत क्या होगी। तो हमें कहाँ करवाना है, एक तो दीवारों पे करवाना है, तो दीवारों का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। 2 कोष्टक, दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार के परिमाप को किससे गुणा कर देंगे, हम ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो आधार का परिमाप कितना आ जाएगा, ये आधार किस आकार का है, आयत के आकार, आयत का परिमाप गुणा ऊंचाई, ऊंचाई से गुणा कर देंगे, आधार के परिमाप को ऊंचाई से गुणा कर देंगे, ये चारों दीवारों का आगा। प्लस फर्श का कितना आ जाएगा, फर्श देखो आयत के आकार की है, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस फर्श और चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो 35 दूनी 70 है, और 70 को 4 से गुणा करेंगे 280, कितना आ जाएगा 280 प्लस 300, तो कितना आ जाएगा 580। ये आ गया अपने पास पूरा, जिस पे हमें प्लास्टर कराना है उस भाग का क्षेत्रफल आ गया। और अब हमें पता 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए हैं, 42, तो 580 वर्ग मीटर के कितने हो गए, 42 से गुणा कर दो। तो देखो अब अंत में जीरो बनने वाला, अंत में जीरो, 3 ऑप्शनों में अंत में जीरो, तो एक ऑप्शन तो कैंसिल। फिर 2 को 8 से गुणा करूँ 16, इसका मतलब दाई का अंक क्या बनने वाला है 16, तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। दाई का अंक 6, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन में। तो ऐसे आसानी से तुम चेक कर सकते हो, गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन, पैटर्न की समझ का विकास बीजगणित पढ़ाने के लिए आवश्यक माना जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा दिए गए कथनों के लिए सही कारणों को निरूपित करता है। पैटर्न तुलनात्मक रूप से आसान है। पैटर्न में बहुत सारी वास्तविक संख्याओं के अनुप्रयोग आते हैं, जैसे बीजगणित में नहीं होती। नहीं, ये बात नहीं है। पैटर्न सामान्यीकरण से संबंधित है। पैटर्न बनाना रचनात्मक मानसिकता को बढ़ावा देता है। तो पैटर्न्स क्या होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं वो जनरलाइजेशन पर आधारित होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाए, पैटर्न सामान्यीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखो राजीव क्या कह रहा है, राजीव 7,000 की एक राशि 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेशित करता है, जबकि अर्धवार्षिक संयोजित है। अर्धवार्षिक देखो इंग्लिश में दे रखा है इसको कंपाउंडेड हाफ ईयरली। और देखो इस फ्रेंड है, इसके मित्र अमित ने 8,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए, ये भी देखो कंपाउंडेड एनुअली निवेश की, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। देखो ये दे रखा है, ब्याज कैसे हो, वार्षिक संयोजित हो। तो परिपक्वता पर राजीव द्वारा प्राप्त ब्याज और अमित द्वारा प्राप्त ब्याज में अंतर क्या हो। देखो यहाँ ब्याज क्या अर्धवार्षिक संयोजित है, अर्धवार्षिग संयोजित होगा तो दर क्या हो जाएगी आधी, दर क्या हो जाएगी आधी, समय क्या हो जाएगा दुगुना। तो दर हो गया 10%, समय हो गया 3 ईयर्स। अब देखो 3 ईयर्स का 10% हम निकालें, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट इनका निकालें तो कितना आएगा, हम कितना प्रतिशत बनेगा 33.1% बनेगा। और इनका 2%, इनका 2 वर्ष का निकालें तो कितना बनेगा 21, कितना बनेगा 21% बनेगा, कितना बनेगा 21%। अब इसका 33 सही, 7,000 का 33 सही 1% निकालें तो कितना आएगा, निकालें 23 निकालें तो कितना आएगा,
इनको देखो 7,000 का आप निकालेंगे तो 2,317 रुपये आ जाएगा। इसी प्रकार 8,000 का हम 21% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000 का 21% निकालेंगे तो 80 रुपये आ जाएगा, 1,680 रुपये आ जाएगा। इन दोनों का जो अंतर है वो कितने बनने वाला है? फिर अंतर कितना बनने वाला है? अंतर दोनों का अंतर लें तो कितना बनने वाला है? 637। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 637। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा एक्स वाई जेड क्रमशः एक त्रिभुज आधार वाली पिरामिड है। त्रिभुज आधार वाली पिरामिड के फलक तो फलक कितने होंगे? त्रिभुज आधार वाली पिरामिड है। देखो ऐसा पिरामिड है जिसका आधार कैसा है? त्रिभुज के आकार का है, और पिरामिड होगा तो ऊपर एक शीर्ष सा बनाएगा पिरामिड। तो इसके फलक कितने होंगे? तो इसके फलक होंगे 4। कितने होंगे? देखो 1, फिर 1 2 3, एक पीछे वाला 4। तो कितने हो गए फलक कितने हो गए? फलक हो गए 4। शीर्ष कितने हो गए? 1 2 3 4। शीर्ष भी कितने हो गए? 4। किनारे कितने हो गए? किनारे देखो ये वाले 1 2 3, ये देखो 4, ये 5, ये 6। कितने हो गए? 6 किनारे कितने हो गए? 6। तो इसका मतलब x का मान 4, y का मान 4, z का मान 6। तो ये मान रख के चेक कर लो। तो देखो पहले में रखेंगे 8, फिर 12, फिर माइनस के 12। तो कितने हो गए? 20, और 20 में से 12 गए 8 बचे। तो पहला ऑप्शन क्या होने वाला है? सही होने वाला। अगला, वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या जो प्रमाणित करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रमाणित करने की विधि सबसे उपयुक्त होगी? तो देखो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, इसको प्रमाणित करने के लिए हमें सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले मानते हैं कि माना कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, और बाद में इसको हम क्या करते हैं? इसको विरोधाभास विधि से हल करते हैं। बता देते हैं कि ये क्या निकल के आती है बाद में निकल के आती है ये अपरिमेय संख्या। तो कौन सी विधि इसमें काम में लेते हैं? इसमें विधि काम में लेते हैं विरोधाभास विधि। अगला क्वेश्चन, किसी बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। ऊंचाई वो उसके आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। आधार की त्रिज्या को r मान लें, ऊंचाई को h मान लें, 3 गुना। यदि आधार का क्षेत्रफल कितना है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन की धारिता पूछी हमें, धारिता मिसल आयतन पूछा है। आधार कैसे आकार का होता है? आधार होता है, हमें पता है आधार किस आकार का होता है? वृत्त के आकार का होता है बेलन का आधार। 616। तो देखो यहाँ से हम पाई का मान रख देंगे 22/7। देखो बता रखा है 22/7। तो r का मान कितना आ जाएगा? r स्क्वायर का मान बट्टे 22/7। देखो 22 से इसको आसानी से काट सकते हैं। तो देखो 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, बचे कितने? 17। 22/7 154, 22/8 176। तो कितना आ जाएगा? 28। और r स्क्वायर बराबर 28 गुणा 7 आ गया। तो r का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? देखो 4 गुणा 7 गुणा 7 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल 2, 7 गुणा 7 गुणा 7। तो r का मान कितना आ जाएगा? r का मान आ जाएगा 14। r का मान 14 आ जाएगा। तो h का मान कितना आ जाएगा? h का मान 42। अब हमें इसकी धारिता पूछिए। क्या पूछिए? धारिता। तो धारिता निकालेंगे तो धारिता क्या होगी? पाई आर स्क्वायर एच। धारिता का मतलब इसका आयतन क्या होगा? कैपेसिटी क्या होगा? तो देखो पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान 14 गुणा 42। इसको हमें सोल्व करना है। 7 दूनी 14। अब देखो, अब इन्हें गुणा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। देखो इनके इकाई अंक देख लेंगे। देखो 2 दूनी 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 6 आ गया। 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 6 दूनी 12। इकाई अंक कितना है? 2। कितना है? तो एक के ऑप्शन में 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर होने वाला है। तो देखो इनको ज़्यादा गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचने की आवश्यकताएं हैं। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी को निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने के लिए कहा गया। तो विद्यार्थी ने निम्न उत्तर दिया। माइनस का 150, माइनस का 20, 0, 23 और 46। तो उसने क्या किया? इसको
अवरोही क्रम में लिखने के लिए उसे कहा गया और उसने कौन से क्रम में लिख दिया, उसको उन्होंने आरोही क्रम में लिख दिया। किसमें लिख दिया, आरोही क्रम में लिख दिया। विद्यार्थी ने संख्या को सही क्रम में नहीं लिखा। सबसे उपयुक्त बताना है कौन सा उत्तर सही है। विद्यार्थी ने पूर्णांकों को क्रम में लगाने की अवधारणा को तो समझ लिया, हाँ क्रम में लगाया। पूर्णांक ऐसे होते हैं, देखो पूर्णांक संख्या रेखा क्या होती है, मध्य में जीरो होता है, इधर वाली सारी प्लस वाली होती है, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इधर सारे माइनस में होते हैं, माइनस इंटीजर होते हैं। जितना बड़ा माइनस उतनी छोटी संख्या, माइनस जितनी बड़ी संख्या और उससे पहले माइनस उतनी छोटी संख्या। देखो उसी क्रम में उसने लगाया, मतलब समझ लिया, किंतु उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की एक त्रुटि की। यहाँ बात तो ये उत्तर इसका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन, घड़ियाँ किस प्रणाली पर आधारित होती हैं। जो घड़ियाँ होती हैं हमारी वो किस प्रणाली पर आधारित होती हैं, वो प्रणाली होती है साष्टिक प्रणाली होती है। कौन सी होती है, साष्टिक प्रणाली पर आधारित होते हैं। इनसे अब देखो हम कौन याद करते हैं, याद होगा आपको कि हमें 1 डिग्री को हम 60 मिनट के बराबर मानते हैं, 1 डिग्री को 60 मिनट के बराबर मानते हैं, तो इस पद्धति पर आधारित है। दो वर्तों C1 C2 का परिमाप 40 पाई और 96 पाई है, तो तीसरे वर्त C3 की त्रिज्या क्या होगी, इसका क्षेत्रफल C1 C2 के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। किसके बराबर है, योग के बराबर। यहाँ से इनकी त्रिज्या निकाल लेंगे, इनका परिमाप दे रखा, परिमाप वास्तव में क्या होता है इनका 2 पाई r बराबर 40 पाई। तो पहला तो R1 मान लूँगा, तो कितना आ जाएगा 20, तो दूसरे का इसी प्रकार दूसरे का कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा R2 कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48। तो हमें C3 की त्रिज्या पूछिए, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा पाई r स्क्वायर, इस C3 की मान ली पाई r स्क्वायर, 3 है तो R3 मान लिया, बताओ इंटू पाई इंटू 20 का स्क्वायर पाई इंटू 48 का स्क्वायर, सारों से क्या हो जाएगा पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हमें r³ का मान पूछा है। देखो 20 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर करना मुश्किल है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ 20 में 4 छुपा हुआ, 4 के स्क्वायर को बाहर लेता हूँ, तो यहाँ क्या 5 का स्क्वायर और यहाँ भी 4 छुपा हुआ है, उसको मैंने बाहर ले लिया, यहाँ 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब 5 12 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कितना 4 का स्क्वायर गुणा 13 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इनका क्या निकालना है, r स्क्वायर निकाल, तो इसका हम क्या करते हैं वर्गमूल करते हैं, तो 4 गुणा 13, वर्ग और वर्गमूल 1 2 4 गुणा 13, तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा 52, क्या बन जाएगा 52। अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, निम्न में से कौन सा मापन एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकते हैं। तो देखो यहाँ से 7, यहाँ 25, यहाँ 24, 7 24 25। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये वाली बातें बताई थी, 7 24 25 3 4 5। तो इस कौन सी भुजाओं का समकोण त्रिभुज की भुजाओं का मापन, कौन सी भुजाएं संभव हैं, कौन सी भुजाएं संभव हैं, ये देखो 7 और 24 का हम स्क्वायर करें, 7 और 24 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 625 आएगा। वो किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर, तो इसका उत्तर क्या आने वाला है, ये वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें ऐसे लिख लें गुणा 50/32 गुणा और पूरे के क्या लें, तो देखो ये वाला 2 से कट रहा है, कितना लिख दूँ 16, ये वाला 2 से कट रहा है, कितना लिख दूँ 25, कितना लिख दूँ 25। अब देखो अब कोई भी 2 से नहीं कट रहा, अब हमें बता 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो इसका मतलब जो उत्तर बनने वाला है उसके भाग में कितना आने वाला 4 का गुण जाने वाला, तो यह तो उत्तर ये होगा, ये दोनों उत्तर क्या हो गए कैंसिल। ये स्मार्ट तरीका सोचने का। आगे हम सोचते हैं, देखो 25 नहीं, ये देखो 5 से कटेगा ही नहीं, ऊपर वाला जो बनने वाला है वो 5 का गुणज है, तो ये दोनों ही 5 के गुणज, ठीक है। फिर देखो ये 3 से कट रहा, 3 से काट तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। अब देखो ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 बचा 2, 3 6 18, 3 8 24, 3 एकम 3। अब देखो 441 किसका होता है, 441 होता है 21
21 का, किसका होता है 21 का। तो नीचे देखो 441 का वर्गमूल 21 और 16 का वर्गमूल 4, तो नीचे बनने वाला 21 गुणा 4, नीचे क्या बनने वाला है 21 गुणा 4, 84 बनने वाला है। ऊपर देखो 1681 का वर्गमूल कितना होता है, 1681 जो वर्गमूल होता है वो 41 का होता है, किसका 41 का, और 25 का कितना हो जाएगा 5, तो ऊपर 41 गुणा 5 में 205, तो उत्तर कौन से होने वाला है 200। वस्तु पर छूट की अवधारणा के शिक्षण के अंतर्गत एक शिक्षिका ने एक लोकल मार्केट की भ्रमण की योजना बना सकती है। इसके लिए उपयुक्त कारण है, वह विद्यार्थियों को औपचारिक रूप से गणितीय अवधारणा के अधिगम के अवसर प्रदान करेगा। ये विद्यार्थियों को सेल से संबंधित विभिन्न विज्ञापनों को देखने के लिए और दुकानदारों से उसकी अभिकल्पना पर चर्चा करने के अवसर प्रदान करेगा। तो ये उत्तर क्या होने वाला है सही, ये उत्तर क्या होने वाला है सही। अगले क्वेश्चन में x बट्टे वाई का मान देखो क्या आ जाएगा, इसका जस्ट उल्टा होगा तो 3 की लगाएंगे तो ये वाला पलट जाएगा, तो ये किसका बनने वाला है 2/3 की पावर 4 बनने वाला है ना, की पावर 4 बनने वाला। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, वो घात यहाँ 4 है तो यहाँ माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऊपर 16 नीचे 81, तो 27 81, तो माइनस के 16/3 यहाँ रखते हैं, x बाई माइनस का 16/3, वाई बटे एक्स का मान हो जाएगा माइनस का 3/16 की पावर -1 गुणा यहाँ कितना रखने वाला है माइनस का 3/16 की पावर -1। इसको सोल्व करते हैं तो देखो माइनस बाहर आ गया, 16 को करेंगे 256, 3 को इससे गुना करेंगे 9, नीचे कितना बन जाएगा 48 का पावर -1। यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से देखो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस पहले से यहाँ बेटा प्लस हो जाएगा, उसका 16/3 बन जाएगा, 16/3 बन जाएगा। इसका हम उल्टा करेंगे 16/3 बन जाएगा। तो देखो ये कितना बन जाएगा 65, कितना बन जाएगा 165/48 की पावर -1 और गुणा में 16/3। इसका उल्टा करेंगे तो 48/265 गुणा 16/3 तो ये कटेगा कितना आ जाएगा 16 गुणा 16 256/265। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला 256/265, दो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्या जाने वाला आपके बोनस में जाने वाला, क्या जाने वाला है ये आपके बोनस में जाने वाला है। अगला क्वेश्चन, पूरक कोणों का योग, पूरक कोण बता रहेंगे तो इनका योग क्या होगा 90, तो इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x, इन दोनों को ऐड करेंगे -60 बराबर 90 डिग्री, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 150, तो x का मान कितना आ जाएगा 30 यहाँ रखेंगे तो 4 गुणा 30 + 40 कितना आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160। अगला, किसी चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है DC, AB समांतर है ABCD में, AB समांतर है DC के। यदि A कोण दे रखा है, B कोण दे रखा है 70 डिग्री, AB बराबर CD है, AB बराबर जो AB है वो किसके बराबर है, वो इस CD के बराबर है। ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या हो गई समांतर रेखाएं हो गई, ये क्या हो गई इनके लिए किसका काम कर रही है तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है, इन दोनों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180, ये 70 है तो ये 110, ये दोनों रेखाएं बराबर हो गई तो 110 है, तो ये कोई समांतर चतुर्भुज ये कितना हो गया फिर 110। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है 4, इसका उत्तर क्या होने वाला है 4, ए का मान भी कितना होने वाला है 110। अगला क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों का माध्य दे रखा है, तो इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा, तो आंकड़े हमें पहले आरोही क्रम में दे रखे, तो देखो कितने आंकड़े हैं, आंकड़े हो गए 10 हो गए, तो इनका माध्य कौन कौन से पदों का होगा, माध्य होगा 5वां और 6ठे पद का क्या लेंगे औसत, 6ठे पद का क्या लेंगे औसत, 5वां पद कितना A
छठा पद a प्लस 3 बट्टे 2, तो इनका क्या आ गया ऊपर 2a प्लस 3 बट्टे 2, मान कितना देखा है 61.5, तो 2a प्लस 3 का मान कितना आ जाएगा 123, कितना आ जाएगा 123, तो 2a का मान कितना आ जाएगा 120, तो a का मान कितना आ जाएगा 60। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, इनका मध्य ज्ञात करना है, तो ये हो गया 60 और ये कितना हो गया 63। अब इनको ऐड कर लो, 28, 31, 47, 51, 60, 63, 71, 74 और 78, 90, इनको ऐड करेंगे। इनको मैं ऐड करूं तो इनका योग आएगा 993 और संख्या कितनी है 2, ऊपर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो इसका उत्तर आएगा का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो 5 दिए 15, 15 520, 8 चेक 48, 8 7 56, 9 माइनस 8। अब देखो 15 माइनस का 48, तो यहाँ से माइनस के 33 में से 9 इधर है, तो माइनस के इधर कितने हो गए 42। अब देखो प्लस के 20 और यहाँ माइनस के 56, तो प्लस के 20 माइनस के 56, तो माइनस के कितने बचे 36, और वो दूसरे पक्ष में जा आकर किसके हो जाएंगे, किसके होने वाले हैं प्लस के 36 प्लस के, और पहले से क्या बैठा है माइनस का 8, तो ये कितना बचेगा माइनस का प्लस का 28, और इसमें माइनस के 42 का भाग दूंगा, तो माइनस के कितने आ जाएंगे, माइनस का कितना आ जाएगा 2/3, माइनस का 2/3, वो मान रख दूंगा 3x में, 2 गुणा इसका 2/3 प्लस 4 प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आने वाला है 2, कितना आने वाला उत्तर 2। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को शेयर व